नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और हमारा अध्याय चल रहा है मौलिक अधिकार। तो आज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो संविधान संशोधन 44th यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 1978 में 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, 300A में जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ही राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे, तो उसमें जो सरकार थी किसकी थी? जनता पार्टी की थी। ठीक है, और मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 119, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो अभी हमने पहले पढ़ा 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बनाया गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? 1978 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ही राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 121, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। प्रश्न संख्या 122, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी के निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 123, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया वह है कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा अधिकार है भारतीय संविधान में जो नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार दिया गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है, मूल अधिकार की बात की जा रही है, और देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार है। तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की जा रही है, तो किसमें? आर्टिकल 32 में है। ठीक है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार भी कहते हैं। तो ये मूल अधिकार है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना रह के कानूनी अधिकार बन चुका है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सा है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है। समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार, ठीक है, विरोध का अधिकार नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शन में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, मौलिक अधिकार। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, विरोध का अधिकार नहीं है।
विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 127। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान। तो समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है, ठीक है। समानता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन का अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं करता है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, धर्म पालन का अधिकार 25 से 28 में है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 128। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? फिर से वही बात की जा रही है कि कौन सा अधिक मूल अधिकार है जो नागरिकों को नहीं दिया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये नहीं पूछा है। लिंग समानता का अधिकार भी है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। सूचना का अधिकार, देखिए सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सूचना का अधिकार है वो नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया है, यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार है अधिनियम है वो 2005 के तहत नागरिकों को दिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 19(1) कै में समाहित किया है, ठीक है। जो सूचना का अधिकार है वो किस में है? वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है 19(1) कै में। अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से कोई उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार तो माना गया है क्योंकि 19(1) कै में रखा गया है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन संविधान में कहीं पर ये लिखित नहीं है सूचना का अधिकार। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 129। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है इसे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। देखो ये तीनों ही सही है, क्योंकि अगर आप किसी को बाध्य करेंगे राष्ट्रगीत गाने के लिए तो उसकी वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा, और उसके धर्म के अबाध रूप से आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का भी हनन होगा। और ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि किसी को बाध्य किया जाए कि वो राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य हो, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। राइट आंसर होगा सी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। देखिए बिजोई एमुअल बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। अगर उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ठीक है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 130। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, विदेशियों को नहीं है। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और गैर नागरिकों को नहीं है? ऑप्शन तो यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। ये गैर जो है नागरिकों को नहीं प्राप्त है, यानी विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कानून के समक्ष क्षमता सभी को प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के आधार, ये भी जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये सही होगा। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सभी को प्राप्त है, चाहे वो गैर नागरिक हो, तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो हमारे राइट आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड। देख लेते हैं, डी इसमें राइट नहीं, हाँ ए राइट आंसर होगा, फर्स्ट और थर्ड। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो अ, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में, ठीक है, ये दोनों सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार सभी नागरिकों और विदेशियों को भी प्राप्त है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 131, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फिर से वही बात की जा रही है यहाँ पे कि विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता 14 आर्टिकल ये सभी को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि 19(1) ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि विदेशी नागरिकों को कौन सा प्राप्त नहीं है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है 21 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में सभी को प्राप्त है। बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। ठीक है, विधि के समक्ष समता यानी अनुच्छेद 14 आता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28। ये जो है सभी विदेशियों को भी और भारत के नागरिकों सभी को प्राप्त है, ये ध्यान रखेंगे, ये सारे से भी हैं। ठीक, परंतु स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 यानी वाक स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 132, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण, देखिए विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 ये सभी को प्राप्त है, तो ए राइट आंसर होगा। बाकी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये सभी को प्राप्त नहीं है, सिर्फ नागरिकों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 133, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। पहला है विधि के समक्ष समानता, देखिए ये सभी को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हैं। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये गलत आंसर होगा। उपलब्ध नहीं है बोल रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो ये ठीक है, हाँ ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण करने की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को प्राप्त है। चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीयों को, विदेशियों को नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन से नहीं है सभी को, तो 2, 3 और 4 हमारा राइट आंसर होगा। डी, 2, 3 और 4। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कौन सा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी विदेशियों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में आती है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये भी सही नहीं होगा।
संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक निराकरण मतलब आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की जा रही है, तो ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। हाँ, ये सभी को प्राप्त है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यहाँ पे बोल रहे हैं कि गैर नागरिकों की, हाँ, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी को प्राप्त है। डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 135, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ का जो है दावा नहीं कर सकता अगर वो ब्रिटिश का नागरिक है और भारत में रह रहा है? पहला है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक जो है वो भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का वह दावा नहीं कर सकता। बाकी विधिक के समक्ष समानता के अधिकार ये सभी के लिए है। जीवन, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा ये सभी नागरिकों के लिए है। और धर्म की स्वतंत्रता ये भी सभी नागरिकों के लिए। ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। 136, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस और किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? अगर किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया गया है तो वह किस किस अधिकारों का जो है लाभकर्ता हो सकता है, यहाँ पे वो बात की जा रही है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं। पहला है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल 30 में है। ठीक है, तो ये हक मिल जाएगा। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा। ये किसके लिए था? ओनली एंग्लो इंडियन के लिए था। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन अब वो भी समाप्त कर दिया गया है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम है वो अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया है। तो तीन, ये भी राइट आंसर होगा। तो पहला और तीसरा राइट आंसर होगा। सी हमारा राइट आंसर होगा, केवल 1 और 3। आगे देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, ध्यान रखेंगे, प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके लिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कब शुरू किया गया था? 2006 में। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का था, लेकिन अब वो भी जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया 2019 में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 137, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था, ध्यान रखेंगे। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था। जो अध्यादेश आया था 25 अक्टूबर 1975 को आया था और इसी तिथि से प्रभावी हुआ था। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम बन गया 1976 में। तो 1976 से ही कानून बन गया था। ठीक है, कि जिसका उद्देश्य क्या था? अनुच्छेद 23 को क्या करना है? लागू करना है। ठीक है, आगे देखेंगे।
जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो जोखिम भरे जो उद्योग हैं उनमें बाल श्रम का उपयोग किन किन ऑप्शंस में निषिद्ध किया गया है, पहले देख लेंगे कि कौन से अनुच्छेद में है। 24वें अनुच्छेद में है। पहला है भारत के संविधान द्वारा, बिल्कुल भारत के संविधान द्वारा इसे निषिद्ध किया गया है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, बिल्कुल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसको निर्णय लिया था 10 दिसंबर 1996 को। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी जो है इसको निषिद्ध किया गया है, बाल श्रम को जोखिम भरे उद्योगों में कार्य करने के लिए। तो ये तीनों ही सही होंगे, उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा इसे भी निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। ये देखेंगे प्रश्न संख्या 139, यहाँ पे बोला पूर्ति कीजिए, कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यहाँ पे विश्वास, नैतिकता, अधिकार या कार्य, तो बी राइट आंसर होगा। अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये ध्यान रखेंगे, अधिकार और कर्तव्य, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 140, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। यहाँ पे बोला गया है कौन सा अधिकारों और कर्तव्य के बीच सही संबंध है। ऑप्शन देख लेते हैं। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है। अधिकार जो है कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ये राइट आंसर होगा। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध करा। देखो यहाँ पे जो कहने का पर्पज ये है, तो अधिकार है वो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और अधिकार के साथ जो है मानव को सामाजिक कार्य करने का उसका कर्तव्य है, और असामाजिक कार्य में रोक लगाने का उसका कर्तव्य है। अधिकार के साथ जो है कर्तव्य भी आते हैं, सीधी बात ये कही जा रही है, ठीक है। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्वता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अधिकारों की विशेष महत्वता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन है, ध्यान रखेंगे। कर्तव्यों की अनुपस्थिति में कैसे आते हैं, अर्थहीन। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है, वही सामाजिक कार्यों में अच्छे कार्यों में योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो अधिकार है वो समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करता है, यानी उसके कर्तव्य को प्रदर्शित करता है, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है, ध्यान रखेंगे। और अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं, सह संबंधित है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी आते हैं। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है बोल रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ये भी गलत बात है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। तो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, मतलब गारंटी है, ठीक है। सी राइट आंसर होगा। अधिकार मानव व्यक्ति के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक और लौकिक उत्थान बाधित हो जाता है। मानव जीवन पशुवत हो जाएगा अगर अधिकार ना हुए तो। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं, तो अधिकार है वो राज्य शक्ति पर क्या लगाता है, सीमाएं लगाता है, ठीक है। यह राज्य कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूति है, ठीक है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध कैसे हैं, नागरिकों के दावे हैं। आगे देखेंगे।
प्रश्न संख्या 142, सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है? सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, ग्रेट ब्रिटेन से प्राप्त हुई है। सेवा के अधिकार का मतलब है राज्य की गारंटी होगी कि वो लोक सेवाएं दे अपने नागरिकों को। और ये कहाँ से आई है? ग्रेट ब्रिटेन से आई है सेवा का अधिकार। व्याख्या देख लेते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है, प्रारंभ हुई है। किस सेवा के अधिकार की? सेवा के अधिकार की। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। यानी राज्य की गारंटी होगी कि वो एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अंतर्गत लोक सेवाएं दे अपने नागरिकों को। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस बिल 2011 में किया था, लेकिन ये जो है सफल नहीं हो पाया था। बस ये बात की जा रही है, ये पारित नहीं हो पाया। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना था, ये ध्यान रखेंगे। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, और दूसरा है बिहार। और सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 25 सितंबर 2010 में। तो ये डेट याद रखेंगे, 25 दिसंबर 2010 में सेवा का अधिकार अधिनियम आया। और सबसे पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, जिसने सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया। दूसरा बिहार। तो आज यहाँ पे मौलिक अधिकार का चैप्टर समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ हमने जो भी एक्सप्लेनेशन देखी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे वो समझ आए होंगे। धन्यवाद।